हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। पिछली कक्षा में हमने कक्षा 8 के आधुनिक भारत को पढ़ा था, जिसमें हमने अध्याय 2 के व्यापार से साम्राज्य तक को पढ़ा था। तो इसका कुछ भाग हम पढ़ चुके थे और इसका कुछ भाग बाकी था, जिसे आज हम पूरा करेंगे। तो पिछले कक्षा में हमने ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन के बारे में पढ़ा था और 18वीं सदी में भारत तक आने वाले मार्गों के बारे में पढ़ा था। वास्को डी गामा के भारत आगमन के बारे में पढ़ा था। उसके बाद कंपनियों की जो गतिविधियां थी, बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थिति थी, युद्ध और जो पलासी का युद्ध हुआ था, किस तरह से युद्ध की और युद्ध की परिस्थितियां बनी थी, उसके बारे में पढ़ा था। बक्सर के युद्ध के बारे में पढ़ा था। कंपनी के अफसरों के लक्ष्यों के बारे में, कंपनी का जो फैसला था साम्राज्य के बारे में, उसके बारे में पढ़ा था। आज हम टीपू सुल्तान के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए आप भी मेरे साथ ध्यान से इसे सुनिए और समझने का कोशिश कीजिए। तो शेरे मैसूर, टीपू सुल्तान को कहा जाता था शेरे मैसूर। वे कहाँ के शासक थे? मैसूर के शासक थे। उनका जन्म हुआ था 1782 ईस्वी में और उनकी मृत्यु हुई थी 1799 ईस्वी में। दक्षिण भारतीय राज्य मैसूर के लिए कंपनी ने प्रत्यक्ष सैन्य कार्रवाई का रास्ता अपनाकर अपने राजनीतिक आकांक्षाओं की पूर्ति की। तो दक्षिण भारत का एक राज्य था मैसूर, उसके शासक थे हैदर अली। ठीक है, तो कंपनी ने क्या किया कि वे मैसूर पर अपना कब्जा करने के लिए प्रत्यक्ष रूप से सैनिक कार्रवाई प्रारंभ कर दी। तो हैदर अली उस समय वहां के शासक थे। तो हैदर अली की मृत्यु के बाद उनके पुत्र कौन थे? टीपू सुल्तान थे। टीपू सुल्तान ने मैसूर की कमान संभाली। जब उनके पिता की मृत्यु हुई, उसके बाद उन्होंने शासन की बागडोर अपने हाथ में ले लिया। टीपू सुल्तान के नेतृत्व में मैसूर एक शक्तिशाली राज्य बन गया। ठीक है, तो जो टीपू सुल्तान थे बहुत अच्छे शासक थे, बहुत शक्तिशाली शासक थे। तो टीपू के पिता जो थे हैदर अली भी अंग्रेजों से लड़ते लड़ते मारे गए थे, क्योंकि अंग्रेजों के साथ उनका युद्ध होते रहता था, प्रत्यक्ष रूप से सैन्य कार्रवाई होती रहती थी कंपनी के खिलाफ। तो उस युद्ध में जो थे हैदर अली मारे गए थे, वीरगति को प्राप्त हुए थे। टीपू ने कंपनी के व्यापारिक हितों पर आघात किया। उसने अपनी रियायतों के जो बंदरगाह थे वहां से चंदन, काली मिर्च, इलायची के निर्यात पर रोक लगा दिया। कंपनी क्या करती थी, भारत के दक्षिण भारत में बहुत अच्छे मसाले पाए जाते थे, तो उन मसालों को वे बंदरगाहों से अपने इंग्लैंड भेज देती थी और वहां पर मुनाफा कमाती थी उससे व्यापार करके। तो टीपू सुल्तान ने क्या किया कि उनके जो राज्य के अंतर्गत जितने बंदरगाह आते थे, बंदरगाह मतलब जहां से जहाजों को छोड़ा जाता था, समुद्री मार्ग में जाने के लिए यात्रा करती थी जिस जगह से, उसे बंदरगाह कहा जाता था। तो वैसे जो बंदरगाह थे जहां से चंदन, काली मिर्च और इलायची का निर्यात किया जाता था, उस पर टीपू सुल्तान ने रोक लगा दिया था। क्यों? क्योंकि उनका और अंग्रेजों का क्या होता था, युद्ध की स्थिति हमेशा बनी रहती थी। उनकी पिता की मृत्यु के कारण भी अंग्रेज ही थे, इसी कारण से। साथ ही टीपू ने फ्रांसीसियों की मदद से अपनी सेना का आधुनिकीकरण भी किया था। और टीपू सुल्तान किससे मिले हुए थे? फ्रांसीसियों से। और उनके साथ मिलकर उन्होंने अपने जो सेना थी उसका क्या किया था? आधुनिकीकरण किया था। आधुनिक अस्त्र शस्त्रों से उनको लैस किया था, आधुनिक जो युद्ध शैली है उससे ट्रेन किया था अपने सेना को। तो फ्रांसीसियों के साथ बढ़ते संबंध से अंग्रेज काफी सशंकित हो गए थे, और जिस तरह से टीपू सुल्तान का फ्रांसीसियों के साथ संबंध बढ़ रहा था, उसके कारण से अंग्रेज थोड़े डरे हुए रहते थे टीपू सुल्तान से। टीपू सुल्तान ने तुर्की एवं फ्रांस में दूत भेजकर उनका समर्थन प्राप्त करने की कोशिश की। टीपू सुल्तान ने क्या किया, जो तुर्क थे या फिर फ्रांस के में क्या किया, अपना दूत भेजा और उनको अपने सपोर्ट में करने का कोशिश किया, अपने समर्थन में। तो टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई शक्ति को देखकर अंग्रेजों ने
जो उसकी शक्ति बढ़ रही थी टीपू सुल्तान की, उस शक्ति को देखकर अंग्रेजों ने मैसूर के खतरे को खत्म करने के लिए सैनिक कार्रवाई शुरू कर दी। तो टीपू सुल्तान का तुर्क के साथ, फ्रांस के साथ जो बढ़ते संबंध थे, उसको देखकर जो अंग्रेज थे वे क्या किए थे, उस खतरे को खत्म करने के लिए सैन्य कार्रवाई प्रारंभ कर दिए थे। टीपू ने पहले उसके पिता हैदर अली भी अंग्रेजों के साथ प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कर चुके थे। तो टीपू सुल्तान के पिता और अंग्रेजों के बीच 2 युद्ध हो चुका था। पहला युद्ध हुआ था 1766 से 69 के बीच। कहाँ हुआ था? ये पहला आंग्ल मैसूर युद्ध अंग्रेजों और मैसूर के बीच हुआ था। और दूसरा जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था वो 1780 से 84 के बीच हुआ था। ये किसके बीच हुआ था? हैदर अली और अंग्रेजों के बीच हुआ था। तो टीपू सुल्तान के साथ भी अंग्रेजों के 2 युद्ध हुए। ठीक है, तो पहला युद्ध था तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध। 2 युद्ध उनके पिता किए थे और तीसरा जो युद्ध था वो टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच हुआ था। यह युद्ध लॉर्ड कॉर्नवालिस और टीपू सुल्तान के बीच हुआ था। तो इसका जो अंग्रेजों का नेतृत्व कर रहे थे वे थे लॉर्ड कॉर्नवालिस, और टीपू सुल्तान के बीच युद्ध हुआ था तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध। टीपू ने बहादुरी के साथ दुश्मनों का सामना किया, परंतु विवश होकर उसे अंग्रेजों के साथ श्रीरंगपट्टनम की संधि करनी पड़ी। और ये युद्ध में जो टीपू सुल्तान थे बहुत बहादुरी से दुश्मनों का सामना कर रहे थे, मतलब अंग्रेजों का सामना कर रहे थे, लेकिन अंत में उनको बाध्य होकर श्रीरंगपट्टनम की संधि करनी पड़ी। और इस युद्ध ने, इस संधि ने क्या किया? मैसूर को आर्थिक एवं सामरिक रूप से कमजोर कर दिया, क्योंकि उसके जो समझौते हुए थे वे कुछ समझौते टीपू सुल्तान के खिलाफ थे और अंग्रेजों के समर्थन में थे। तो जिसके कारण जो मैसूर के शासक टीपू सुल्तान थी उनके शक्तियां थोड़ी कम हो गई थी आर्थिक रूप से, या फिर युद्ध के रूप में जो शक्ति थी युद्ध से रिलेटेड, उसमें क्या हुए थे, वे थोड़े कमजोर हो गए थे। टीपू ने के लिए अब अंग्रेजों से मैसूर को बचाना बहुत मुश्किल हो गया था, क्योंकि उनकी शक्तियां अंग्रेज उनको दबा कर रखती थी। लॉर्ड बेलेस्ली ने टीपू पर फ्रांसीसियों को अपना यहाँ बुलाकर अंग्रेजों के विरुद्ध षड्यंत्र का आरोप लगाकर 1799 ईस्वी में उस पर आक्रमण कर दिया। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ कि टीपू के लिए अब अंग्रेज से क्या अपने ये को मैसूर को बचाना मुश्किल लग रहा था। लॉर्ड बेलेस्ली जो थे उन्होंने टीपू पर फ्रांसीसियों को क्या किया, अपने यहाँ बुलाकर अंग्रेजों के विरुद्ध षड्यंत्र करने का आरोप लगा दिया कि फ्रांसीसियों के साथ टीपू सुल्तान अंग्रेजों के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं। और उन्होंने 1799 ईस्वी में क्या किया, टीपू सुल्तान के मैसूर पर हमला कर दिया। तो 4 मई 1799 ईस्वी को चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। ठीक है, जिसमें टीपू सुल्तान वीरगति को प्राप्त हुए लड़ते हुए। ठीक है, युद्ध में ही उनकी मृत्यु हो गई। तो इस तरह से 1799 ईस्वी में जो टीपू सुल्तान थे उनकी मृत्यु हो गई अंग्रेजों से लड़ते हुए। इस तरह से क्या देखते हैं हम, 4 मैसूर युद्ध हुआ था, आंग्ल मैसूर युद्ध। 2 युद्ध उनके पिता हैदर अली के द्वारा किया गया था और 2 युद्ध टीपू सुल्तान के द्वारा किया गया था। देखिए यहाँ दिख रहा है ना, टीपू सुल्तान के बेटों को बंधक के रूप में कॉर्नवालिस के सामने पेश किया जा रहा है। डेनियल आर्म्स द्वारा चित्रित है। डेनियल आर्म ने यह चित्र बनाया था 1793 ईस्वी में। ये टीपू सुल्तान के पुत्र हैं जिनको बंधक बना दिया गया है। तो अंग्रेजों ने मैसूर पर सहायक संधि थोपते हुए मैसूर का राजकाज बाडियार राजवंश को सौंप दिया। इसके बाद जैसे ही टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई तो क्या हो गया, मैसूर क्या हो गया, कमजोर हो गया। उसके बाद जो अंग्रेज थे मैसूर पर संधि, सहायक संधि थोपते हुए क्या किस पर बागडोर दे सौंप दी। इसके बाद बाडियार राजवंश को मैसूर का शासक घोषित कर दिया। टीपू सुल्तान आधुनिक काल का पहला शासक था जो युद्ध के मैदान में वीरगति को प्राप्त हुए थे।
टीपू ने श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया था तथा भारत में जैकोबिन क्लब की भी स्थापना की थी टीपू सुल्तान ने। ये हो गया टीपू सुल्तान के साथ अंग्रेजों का युद्ध। अब देखिए मराठों के साथ भी अंग्रेजों का संघर्ष हुआ था। तो मराठों की शक्ति से भी अंग्रेज काफी चिंतित थे। मराठे काफी बहादुर होते थे, तो उस कारण से वे अंग्रेजों को उसका विरोध सहना पड़ता था, जिसके कारण वे चिंतित रहते थे। तो पानीपत की जो तीसरी लड़ाई में हार के पश्चात मराठियों को कई राज्यों में बांट दिया गया था। ठीक है, तो क्या हुए थे, अंग्रेजों के साथ उनके युद्ध होते रहते थे मराठों के। तो पानीपत का जो तीसरा लड़ाई हुआ था, उसके बाद क्या किया गया था, जो मराठे जब हार गए उस युद्ध में, तो मराठे के जो राज्य थे वे कई भागों में बंट गए थे। इस हार के साथ दिल्ली से पूरे देश पर शासन चलाने का उनका सपना टूट गया। ठीक है, तो मराठे जो चाहते थे कि पूरे देश को एकजुट कर कर दिल्ली से पूरे देश को संचालित करेंगे, तो उनका जो सपना था वो तीसरे पानीपत के युद्ध के बाद टूट गया। जो सिंधिया, गायकवाड़ा, होलकर और भोसले अलग अलग राज्यों में शासन चला रहे थे। तो ये शासक थे सिंधिया, गायकवाड़ा, कोल्हर, भोसले, ये क्या थे, अलग अलग राज्य को चला रहे थे। जैसे ही युद्ध में उनकी हार हुई तो ये राज्य अलग अलग बंट गए। अंग्रेजों व मराठों के बीच 3 युद्ध हुए। पहला युद्ध 1782 ईस्वी में सालबाई की संधि के साथ खत्म हुआ। ठीक है, पहला युद्ध हुआ था 1782 ईस्वी में, जो सालबाई संधि के साथ खत्म हुआ था। दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था 1803 से 1805 के बीच। इसके पश्चात क्या हुआ था, आगरा व दिल्ली के कई भूभाग अंग्रेजों के कब्जे में आ गए थे। और तीसरा युद्ध हुआ था 1817 से 19 के बीच। ठीक है, और इसके जो तीसरे युद्ध हुआ था, इसके बाद क्या हुआ था, अंग्रेजों ने मराठों की ताकत को पूरी तरह से कुचल कर रख दिया था। ठीक है, इस तरह से लगातार एक के बाद एक 3 युद्ध हुआ था। पहला युद्ध हुआ था 1882 में, फिर दूसरा युद्ध हुआ था 1803 से 5 के बीच हुआ था, और तीसरा युद्ध हुआ था 1817 से 19 के बीच। तो तीसरे युद्ध के बाद जो मराठा शक्ति थी उसको अंग्रेजों ने पूरी तरह से दमन कर दिया था। इसके बाद महादजी सिंधिया और नाना फड़नवीस 2 प्रसिद्ध मराठा योद्धा व शासक थे। ठीक है, तो मराठा की शक्ति धीरे धीरे इस युद्ध के बाद कम होती गई। तो सर्वोच्चता का दावा, यहाँ देखिए लॉर्ड हेस्टिंग्स का चित्र है। ठीक है, तो लॉर्ड मिंटो के बाद लॉर्ड हेस्टिंग्स भारत के गवर्नर जनरल बनकर 1813 ईस्वी में भारत आए। ये लॉर्ड हेस्टिंग्स का चित्र है, जो भारत 1813 ईस्वी में गवर्नर जनरल बनकर आए थे। तो हेस्टिंग्स के भारत आने से पहले तक मुगल सम्राट को औपचारिक रूप से सर्वश्रेष्ठ माना जाता था, परंतु हेस्टिंग्स ने सर्वोच्चता की एक नई नीति की शुरुआत की। ठीक है, तो इसने गवर्नर जनरल के रूप में भारत में राजनीतिक श्रेष्ठता की ओर बढ़ने का प्रयास किया। ठीक है, तो ये राजनीतिक रूप से अपने को श्रेष्ठ घोषित करना चाहते थे, और उनकी नई नीति की शुरुआत हुई। तो इससे पहले मुगल जो सम्राट थे वे औपचारिक रूप से सर्वश्रेष्ठ माने जाते थे। तो भारतीय राज्यों से ऊपर अपनी सर्वोच्च सत्ता को स्थापित करने के लिए लॉर्ड हेस्टिंग्स ने प्रयास प्रारंभ कर दिया। ठीक है, जो गवर्नर जनरल थे 1813 ईस्वी में आए थे, इसके लिए उसने भारतीय रियासतों का अधिग्रहण किया। आवश्यकता अनुसार उन्हें धमकाया भी, परंतु इसके फलस्वरूप विरोध का सामना करना पड़ा। तो जब जो भारतीय रियासतें हैं उनको यदि धमकाया जाएगा, उनके विरुद्ध काज किया जाएगा, तो क्या होगा, उनके बीच आक्रोश बढ़ेगा रियासतों के बीच। तो इसके कारण क्या हुआ, बहुत ज्यादा विद्रोह का भी सामना करना पड़ा इनको। जैसे कित्तूर पर कब्जा करने के प्रयास में रानी चेन्नम्मा ने अंग्रेजों के विरुद्ध हथियार उठाकर आंदोलन शुरू कर दिया।
जब कित्तूर के खिलाफ उन्होंने कार्रवाई की अंग्रेजों ने, तो जो वहां की रानी थी, रानी चेन्नम्मा, उन्होंने भी अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन छेड़ दिया। तो 1830 ईस्वी के अंतिम दशक में कंपनी रूस के फैलते प्रभाव से भी सशंकित थी। ठीक है, रूस का प्रभाव भी कम बढ़ता जा रहा था, उससे भी कंपनी थोड़ी चिंतित थी। तो उत्तर पश्चिम भारत में अफगानिस्तान और सिंध पर विजय के पश्चात भय कम हो गया। ठीक है, तो उत्तर पश्चिम भारत में जो अफगानिस्तान और सिंध पर विजय प्राप्त हुआ, उसके पश्चात जो अंग्रेजों का भय था, कंपनी का भय था, वो थोड़ा कम हुआ। पंजाब में रणजीत सिंह से भी उसे भारी विरोध का सामना करना पड़ा। ठीक है, रणजीत सिंह के साथ भी उनका युद्ध हुआ कंपनी का। लेकिन अंततः 1849 ईस्वी में 1849 ईस्वी में अंग्रेजों ने पंजाब पर भी अपना अधिकार जमा लिया। ठीक है, जो वहां से विरोध हो रहा था उनको भी उन्होंने परास्त कर दिया। और क्योंकि अंग्रेजों की नीति क्या होती थी कि एक तरफ से यदि युद्ध के द्वारा नहीं हो सकता तो दूसरी तरफ से होने से भी वो अपना काम निकाल लेते थे, षड्यंत्र के द्वारा भी। तो देखिए आगे है विलय का संधि। पंजाब पर भी कब्जा हो गया था अंग्रेजों का। अब देखिए क्या हो रहा है, विलय किया जा रहा है किस तरह से। तो भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार के लिए लॉर्ड डलहौजी ने विलय एवं राज्य हड़प की नीति का सहारा लिया। तो अंग्रेज इतने ज्यादा पटु होते थे, षड्यंत्रकारी होते थे कि उन्होंने अब क्या नया उपाय सोचा कि राज्य हड़प किया जाए, और इस नीति को उन्होंने मानना शुरू कर दिया। तो ये नीति जो विलय या राज्य हड़प की नीति थी, इसको लाने वाले थे लॉर्ड डलहौजी। तो लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया कि जिस राज्य के अपने वारिस नहीं होते थे, मतलब उनके आने वाले उनके किसी राजा के पुत्र नहीं होते थे, तो क्या किया जाता था, उस राज्य को अपने का हड़प कर लिया जाता था, अपने कब्जे में कर लिया जाता था, अंग्रेज अपने अधीन कर लेते थे। और इसके तहत क्या किया, सर्वप्रथम सतारा को 1848 ईस्वी में, संबलपुर को 1849 ईस्वी में, उदयपुर को 1852 ईस्वी में, नागपुर को 1854 ईस्वी में, और झांसी को इस आधार पर अपने राज्य में मिला लिया। तो झांसी के बारे में आप सुने होंगे, लक्ष्मीबाई के बारे में। तो उनका भी कोई वारिस नहीं था, मतलब उनका कोई पुत्र नहीं था। जैसे ही राजा की मृत्यु हो जाती थी, क्या किया जाता था, उस राज्य को अपने कब्जे में कर लेते थे अंग्रेज। तो इसके तहत उन्होंने संबलपुर, सतारा, उदयपुर, नागपुर, झांसी को अपने कब्जे में कर लिया था। विलय का अनुसार अपने में विलय कर लिया था, हड़प कर लिया था राज्य को। तो इन रियासतों का कोई पुरुष वारिस नहीं था। कुशासन का आरोप लगाकर अंग्रेज क्या करते थे कि इसका कोई वारिस नहीं है, राजा की मृत्यु हो गई है, तो वे कुशासन का आरोप लगाकर उसको अपने नियंत्रण में कर लेते थे। तो इसी तरह से 1856 ईस्वी में कुशासन का आरोप लगाकर अवध को भी अपने नियंत्रण में अंग्रेजों ने ले लिया। अपने नवाब को गद्दी से हटाए जाने पर अवध की जो जनता थी वो काफी विरोध किया। ठीक है, अवध की जनता ने भी विरोध किया। इस तरह से चारों तरफ से अंग्रेजों के लिए विरोध होता रहा, क्योंकि वे इतना ज्यादा शोषण करते थे। उनकी गलत नीतियों के कारण लोगों में बहुत ज्यादा आक्रोश था और विरोध होता रहता था। तो 1857 ईस्वी के महान विद्रोह में सक्रिय भूमिका निभाई। डलहौजी ने अपनी इस नीति के द्वारा देसी नरेशों और प्रजा में असंतोष की भावना भर दी तथा अनेक अंग्रेजी विरोधी विद्रोह को बढ़ावा दिया। तो इसका क्या परिणाम हुआ, 1857 में जो क्रांति हुई थी वो इसी के कारण से हुई थी। हड़प नीति, राज्यों को हड़प लिया जा रहा था और राज्यों को विलय कर लिया जा रहा था। तो उसी कारण से लोगों में आक्रोश बढ़ता गया और 1857 की क्रांति भी हुई थी। देखिए, हम महाराजा रणजीत सिंह का दरबार को दिखाया गया है चित्र में। ठीक है, जो रणजीत सिंह का यहाँ आया था कि पंजाब के थे शासक और उन अंग्रेजों के साथ बहुत सारा युद्ध किया था, और वे जब हार गए अंग्रेजों से तो पंजाब पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया। अब देखिए नए शासन की व्यवस्था।
तो वॉरेन हेस्टिंग का शासनकाल था 1773 से 1885 ईस्वी को भारत का जो पहला गवर्नर जनरल बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो पहले गवर्नर जनरल कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग। तो भारत में अंग्रेजी राज्य के विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण में वॉरेन हेस्टिंग की जो भूमिका थी बहुत ही महत्वपूर्ण रही थी। उनके समय तक कंपनी जो थी बंगाल, बम्बई, मद्रास में सत्ता हासिल कर चुकी थी और ये तीनों जो कंपनियों के प्रशासनिक इकाई भी थे। तो कौन थे? बंगाल, बम्बई और मद्रास क्या थे? प्रशासनिक इकाई थे। इन्हें प्रेसिडेंसी भी कहा जाता था। ठीक है। तो वॉरेन हेस्टिंग ने कई प्रशासनिक और न्यायिक सुधार किए। तो न्यायिक व्यवस्था के तहत हर जिले में फौजदारी अदालत, दीवानी अदालत की स्थापना की। तो न्याय व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए वॉरेन हेस्टिंग ने क्या किया कि ये जो प्रशासनिक इकाई थे इनमें क्या किया और इसके हर जिले में क्या किया? फौज अदालतों का निर्माण किया। फौजदारी मामलों के लिए अलग अदालत, दीवानी मामलों के लिए अलग अदालत। तो जिला कलेक्टर दीवानी अदालतों के मुखिया होते थे। फौजदारी अदालत काजी और मुफ्ती के अधीन होते थे। जो फौजदारी मामले होते थे वे जो काजी होते थे, मुफ्ती होते थे, वे संभालते थे, पर उन पर कलेक्टर निगरानी रखते थे। 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। तो कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? 1773 ईस्वी में। किसके तहत? रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। ठीक है, ये आपको नोट कर लेना है, पॉइंट इंपॉर्टेंट है। जिला के कलेक्टर का मुख्य काम लगान तथा कर संग्रह करना था। कलेक्टर का क्या काम था कि लगान इकट्ठा करना, टैक्स इकट्ठा करना और टैक्स और क्या करना, उसको इकट्ठा करके सरकार के पास पहुंचाना। वह न्यायाधीशों, पुलिस अधिकारियों की सहायता से जिले में कानून व्यवस्था को बनाए रखते थे। कौन? कलेक्टर। ठीक है। कलेक्टरेट कलेक्टर का कार्यालय होता था। जो कलेक्टरेट होता था वो कलेक्टर का कार्यालय होता था। कलेक्टर का मुख्य काम क्या होता था? कर इकट्ठा करना, न्यायिक जो मामला होते उसके भी देखभाल करना, यहाँ जहाँ से वह प्रशासन का संचालन करता था। तो कलेक्टर का एक पावरफुल रोल था। तो कंपनी की सेना, अब देखिए कंपनी की सेना कैसे होती है। मुगल सेना की ताकत घुड़सवार और पैदल सेना थे। ठीक है, मुगल सेना का क्या था? घुड़सवार होते थे और पैदल सैनिक होते थे। तीरंदाजी और तलवारबाजी का प्रशिक्षण वे लगातार लेते रहते थे। ग्रामीण इलाकों में भी मुगलों की सशस्त्र किसानों की एक बड़ी सेना थी। ठीक है, जो किसान होते थे वे भी ट्रेंड रहते थे। स्थानीय जमींदार भी मुगलों को आवश्यकता अनुसार सिपाही की जरूरत को पूरा करते थे। अवध व बनारस में किसानों को सेना में शामिल करने के पश्चात उन्हें प्रशिक्षण दिया जाता था। किसानों को भी प्रशिक्षण दिया जाता था। अवध और बनारस के जो किसान होते थे उनको भी सैन्य प्रशिक्षण दिया जाता था ताकि वे पेशेवर सैनिक बन सके। कंपनियां भी जब अपनी सत्ता, सैनिक ताकत को बदौलत बढ़ाने में जुटी तो उसके सैनिकों की भर्ती का यही तरीका अपनाया। तो जब कंपनी ने भी अपनी सत्ता बढ़ाने की सोची, सत्ता कैसे बढ़ सकती है? सैनिक चाहिए, उसके लिए युद्धों के लिए सैनिक चाहिए, तो उन्होंने भी यही तरीका अपनाया। यही तरीका मतलब किसानों को भी ट्रेनिंग दी, जो आम साधारण लोग हैं उनको भी ट्रेनिंग देना शुरू किया। उन्हें सिपाही कहा जाता था। जो सिपाहियों की भर्ती की जाती थी किसानों को भी उन्हें सिपाही कहा जाता था। 1820 ईस्वी के दशक में घुड़सवार टुकड़ियों की जरूरत कम होती गई और पैदल टुकड़ी का महत्व बढ़ता गया। तो क्या था, पहले जो मुगल थे उनके घुड़सवार और पैदल सैनिक होते थे, लेकिन घुड़सवारों की जो जरूरत थी धीरे धीरे कम होती दिखी और जो पैदल सैनिक थे उनकी महत्ता बढ़ने लगी। तो बर्मा, अफगानिस्तान और मिस्र में ब्रिटिश फौजें लड़ रही थी। किससे लड़ाई करना पड़ता ब्रिटिश फौजों को? कि बर्मा से, अफगानिस्तान से, ये क्या थे? पड़ोसी राज्य थे, पड़ोसी देश थे। तो जिनके कारण अंग्रेजों ने अपनी सेना को सशक्त करने के लिए यूरोपीय ढंग से प्रशिक्षण और अनुशासित करना शुरू कर दिया।
यूरोप में जिस तरह से प्रशिक्षण दिया जाता था, जिस तरह से डिसिप्लिन में रखा जाता था सैनिकों को, उसी तरह से अंग्रेजों ने भी प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया। और इस कड़ी में अपनी सेना को सशक्त करने के लिए अंग्रेज कभी कभी जाति एवं समुदाय की भावना को भी ध्यान में नहीं रखते थे। ठीक है, तो वे ये ध्यान नहीं रखते थे कि जो सैनिक हैं वे किस धर्म से जुड़े हैं और उनके किसी काम से सैनिकों को ठेस तो नहीं पहुंच रही है, ये भावना भी वे भूल जाते थे अपने प्रशिक्षण में और अपने जो सैन्य शक्ति थी उसे और ज्यादा सुदृढ़ करने के लिए। और इसकी वजह से सेना में भी असंतोष बढ़ता जा रहा था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे एक व्यापारिक कंपनी से एक औपनिवेशिक शक्ति बनती गई। औपनिवेशिक शक्ति क्या होता है? जब किसी कमजोर देश पर कोई शक्तिशाली देश क्या करता है? यदि कोई देश कमजोर है तो उसकी जो राजनीतिक स्थिति है, वहाँ की जो शासन व्यवस्था है, उसको अपने हाथ में ले लेती है, तो उसे कहते हैं औपनिवेशिक शक्ति। तो इसी तरह भारत को क्या कर रही थी अंग्रेज? जो ब्रिटिश शक्ति थी, कंपनी थी, वे भारत की राजनीतिक और जो राजनीतिक स्थिति पर अपना कब्जा करना चाहती थी, यहाँ के शासन पर अपना कब्जा करने चाहती थी। तो इसी के सहारे भाप से चलने वाले समुद्री जहाजों के कारण अब अंग्रेज अपने परिवार आसानी से भारत लाने लगे। और क्या था, समुद्री जो भाप से चलने वाले जहाज थे उसके क्या होता था वो स्पीड होता था थोड़ा, तो उससे क्या किए, उनके जो परिजन थे उसको भी भारत बुलाने लगे। पहले उन्हें इस समुद्री यात्रा में 6 से 8 माह का समय लगता था, परंतु भाप के सहारे जो समुद्री जहाज चलते थे उससे जो सफर होता था 2-3 सप्ताह में ही पूरा हो जाता था। पहले जो 6 से 8 महीना का समय लगता था वो 2 से 3 सप्ताह में हो जाता था। तो 1857 ईस्वी तक भारतीय उपमहाद्वीप के जो 63% भूभाग और 78% आबादी पर कंपनी का सीधा शासन स्थापित हो गया था। वे उसके बाद शासन करने लगे थे। तो शेष जो जनसंख्या पर कंपनी अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव, मतलब पूरे पर ही थी, कुछ पर प्रत्यक्ष रूप से थी, कुछ पर अप्रत्यक्ष रूप से। इस प्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी व्यावहारिक रूप से पूरे भारत को अपने नियंत्रण में कर चुकी थी। ठीक है, देखिए यहाँ पर कुछ दिया गया है भारत की स्थिति मानचित्र में। भारत 1757 ईस्वी में और ये है भारत 1840 ईस्वी में। तो देखिए यहाँ पे जो पीले रंग से दिख रहा है, तो ये क्षेत्र क्या है? ब्रिटिश सरकार के अधीन जो क्षेत्र है ये पीले रंग से दिखाया गया है। और जो ये लाल रंग से दिखाया गया है ये क्षेत्र ब्रिटिश सरकार के अधीन नहीं थे। जैसे यहाँ पे दिखाया जा रहा है, यहाँ जैसे नेपाल और पाकिस्तान, यहाँ बांग्लादेश भी एक साथ भारत का ही अंग हुआ करता था। तो इसमें देखिए दिखा रहा, जो पीले रंग से दिखा रहा, कुछ थोड़े कम क्षेत्र दिख रहे हैं जो ब्रिटिश सरकार के अधीन थी। लेकिन 1840 तक देखिए यहाँ क्या है, ये जो पीले रंग से क्षेत्र हैं जो ब्रिटिश सरकार के अधीन है, ये क्या है, बढ़ते जा रहे हैं। पहले तो यहाँ बनारस, कलकत्ता ही और या दक्षिण भारत के कुछ क्षेत्र थे। लेकिन यहाँ देखिए इस चित्र में कि 1840 ईस्वी में यहाँ बनारस, कलकत्ता तो था ही, साथ में इधर दक्षिण भारत के भी बहुत सारे क्षेत्र ब्रिटिश शासन के अधीन होने लगे। इस तरह से देखिए किस तरह से जो अंग्रेजों की सत्ता है वो बढ़ती जा रही थी। फिर 1840 के बाद ये धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते और भी ज्यादा बढ़ गई। 1857 तक पहुंचते पहुंचते भारत में जो ब्रिटिश सरकार थी लगभग 70% से अधिक क्षेत्रों में अपना कब्जा कर लिए थी। ये तो प्रत्यक्ष रूप से, लेकिन बाकी क्षेत्रों पर भी वो अप्रत्यक्ष रूप से कब्जा कर लिए। देखिए इसमें पीले रंग से दिख रहा है ना, तो ये क्षेत्र क्या है, ब्रिटिश शासन के अधीन जो क्षेत्र हैं उनको दिखाया गया। तो आप इस चित्र में कंपेयर कीजिए कि 1757 ईस्वी में ब्रिटिश सत्ता की क्या अवस्था थी, फिर 1840 ईस्वी में कैसे बढ़ी, 1757 में ये हो गया 1840 ईस्वी में, और
ये हो गया 1857 ईस्वी में। तो कितनी तेजी से देखिए अंग्रेज का जो शासन था वो फैलता जा रहा था। और ये जो तीनों नक्शा है इससे स्पष्ट हो रहा है कि ब्रिटिश शासन के अंदर कितनी ज्यादा, और कुछ क्षेत्र यहाँ जो लाल रंग से दिख रहे हैं इस पर भी अप्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश जो शासन थे उनका नियंत्रण था। तो इस तरह से पूरे भारत पर लगभग अंग्रेजों का कब्जा बढ़ता जा रहा था। तो इसी के बीच बहुत सारी 1857 में सैनिक विद्रोह हुआ था जिसमें मंगल पांडे ने ये किया था, नेतृत्व किया था। तो उसमें भी धर्म से जुड़े मामलों के कारण ही ये बढ़ा था, क्योंकि अंग्रेज अपने शक्ति को बढ़ाने के लिए धर्म को भी ध्यान में नहीं रखती थी। तो जो उसमें कारतूस का प्रयोग किया जाता है, जो बंदूक में गोली लगाने के लिए जो कारतूस लगते थे उसमें गाय और सुअर के चमड़े का प्रयोग किया जाता था। तो उसको क्या करता, मुंह से खींचकर निकालना पड़ता था, फिर उसको बंदूक में गोलियां लगती थी। तो उससे क्या होता था, हिंदू और मुस्लिम दोनों के धर्म को ठेस पहुंचती थी, जिसके कारण 1857 का सैनिक विद्रोह हुआ था। तो इस तरह से बहुत सारे विद्रोह भी उनके खिलाफ हुए थे। लोगों में आक्रोश भी बहुत बढ़ा था, क्योंकि उनकी नीतियां बहुत खराब होती थी और वे लोगों का बहुत ज्यादा शोषण करते थे। अब देखिए जो झारखंड में कंपनी का किस तरह से प्रवेश हुआ। तो झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश सिंहभूम जिले की ओर से हुआ था। तो 1765 ईस्वी में क्या हुआ था कि जो कंपनी थी उनको दीवानी का परमिशन मिल गया था। किसका? बिहार का, बंगाल का, उड़ीसा की जो दीवानी थी उसको जब ईस्ट इंडिया कंपनी को प्राप्त हो गई। ठीक है, जैसे ही प्राप्त हो गई वैसे ही क्या था, बिहार और झारखंड उस समय क्या था, एक साथ था। झारखंड बिहार का ही अंग था। जब बिहार की दीवानी को की प्राप्ति कंपनी को हो गई तब अंग्रेज क्या, तब झारखंड पर भी क्या हो गया, अंग्रेजों का अधीन हो गया झारखंड भी। झारखंड उस समय बिहार का अंग हुआ करता था। हालांकि इसके जो 6 साल बाद तक अंग्रेज सरकार यहाँ कोई सीधी प्रशासनिक व्यवस्था नहीं स्थापित कर पाई थी। इसके 6 साल तक भी कोई, जब दीवानी मिला था 1765 ईस्वी में, उसके बाद भी जो सीधे सीधे प्रशासनिक व्यवस्था थी उस पर पूरा कब्जा अंग्रेज नहीं कर पाए थे, कंपनी नहीं कर पाई थी। इसके बाद 18वीं सदी के अंत तक इस क्षेत्र में राजस्व वसूली और कानून व्यवस्था लागू करने में अंग्रेजों को काफी कठिनाई का सामना करना, कहाँ की, झारखंड की। तो इसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजों को कई जनजातीय आंदोलन का सामना करना पड़ा, क्योंकि झारखंड में क्या हुआ था, जनजातियों के द्वारा बहुत सारा आंदोलन किया गया था इस दीवानी के खिलाफ। वे राजस्व नहीं देते थे अंग्रेजों को और लगान भी नहीं दिया जाता था और इसका हमेशा विरोध हो रहा था। छोटी छोटी बहुत सारी जनजातीय आंदोलन भी चले थे इस समय। तो दीवानी मामले के 2 वर्ष बाद 1766 ईस्वी में अंग्रेजों के सिंहभूम प्रवेश के तुरंत बाद विद्रोह मानभूम के पदस्थ राजा जगन्नाथ ढाल के नेतृत्व में शुरू हुआ। जैसे ही अंग्रेज यहाँ प्रवेश किए सिंहभूम जिला में, तो वहाँ के जो मानभूम के राजा थे जगन्नाथ ढाल, तो उनके नेतृत्व में ढाल विद्रोह प्रारंभ हो गया। ठीक है, कि दीवानी के खिलाफ, राजस्व न देने के खिलाफ कंपनी को, ढाल विद्रोह के नाम से एक विद्रोह शुरू हो गया जगन्नाथ ढाल के नेतृत्व में। अंग्रेजों के आगमन के साथ ही झारखंड के विभिन्न क्षेत्रों में सत्ता और शासन के साथ शोषण के नए अध्याय की शुरुआत हो गई। ठीक है, तो 1793 ईस्वी में अंग्रेज के परमानेंट सेटलमेंट कानून के बाद शोषण और दमन का चक्र जो है तेजी से चलने लगा और इसके खिलाफ आदिवासी जो संघर्ष है उसकी भी शुरुआत हुई। ठीक है, तो एक सेटलमेंट हुआ था 1793 ईस्वी में अंग्रेजों के साथ। तो उसके अनुसार क्या हुआ था, वो परमानेंट सेटलमेंट नाम से जाना जाता है। उस कानून के बाद अंग्रेजों के द्वारा झारखंड के लोगों के ऊपर और ज्यादा शोषण किया जाने लगा और इसके बाद बहुत सारे आदिवासी संघर्ष की भी शुरुआत होने लगी। तो इस तरह से अंग्रेजों का भारत में राजनीतिक पकड़ और यहाँ के साम्राज्य में
अपनी दखल और यहाँ के शासन पर नियंत्रण शुरू हो गया। तो झारखंड भी इससे अछूता नहीं था। तो देखिए इस तरह से क्या है, अंग्रेज जो कंपनी का शासन व्यवस्था था, औपनिवेशिकता था, वो पूरे भारत में फैलने लगा था। तो ये चैप्टर यहीं कंप्लीट होता है। इसको आप और अच्छे से पढ़ेंगे और इसे अच्छे से समझने का कोशिश करेंगे। तो यदि आपका पिछला कोई चैप्टर छूट गया है या फिर आने वाले चैप्टर आपको सारे चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे आप के सारे चैप्टर प्राप्त हो जाएंगे। और यदि इस चैप्टर में आपको कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट करेंगे, मैं इसको सॉल्व करने का कोशिश करूंगी। यदि आप चैप्टर को अच्छे से समझ गए हैं तो आपके इसके सारे क्वेश्चन आपके बन जाने चाहिए। तो देखिए यहाँ जानने के लिए कुछ शब्द हैं, जैसे व्यापार, बिजनेस या ट्रेड, सचिवालय, सेक्रेटरिएट, युद्ध, वार, साम्राज्य, एम्पायर, सेना, आर्मी, अभिलेख, रिकॉर्ड, व्यापारिक कोठी, कमर्शियल, फैक्ट्री, संघर्ष, क्लास। ठीक है, तो ये सारे शब्द आप कर लेंगे। आगे देखिए कुछ प्रश्न हैं जिसमें से कुछ मैं आपको बता देती हूँ, बाकी आप अपने से करने का कोशिश करेंगे। जैसे यहाँ है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो पहला है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना महारानी डेस के समय हुई थी, महारानी एलिजाबेथ के समय हुई थी। ठीक है, तो जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर कैप्टन हॉकिंस के दरबार में कौन आया था? डेस के दरबार में आए थे कैप्टन हॉकिंस, जेम्स प्रथम के राजदूत बनकर जहांगीर के दरबार में। किसके दरबार में? जहांगीर के दरबार में। ग नंबर, अंग्रेजों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित की? सूरत में। सूरत में स्थापित, जब कैप्टन हॉकिंस आए तो उसके बाद परमिशन मिला और पहला कोठी सूरत में स्थापित हुआ। घ नंबर में है कि डैश ने फोर्ट विलियम की किलेबंदी को नष्ट करने का आदेश दिया। किसने? सिराजुद्दौला ने। घ नंबर में है मीर जाफर ने पलासी के युद्ध में डैश का साथ दिया। किसका साथ दिया? अंग्रेजों का साथ दिया। मीर जाफर कौन था? सिराजुद्दौला का सेनापति था, लेकिन वो अंग्रेजों के लोभ के कारण अंग्रेजों के साथ दे दिया और उसने गद्दारी कर दी सिराजुद्दौला से। अंग्रेजों ने क्या दिया था उनको प्रलोभन कि नवाब बना दिया जाएगा मीर जाफर को, तो उसी लोभ के कारण उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया। ठीक है, आगे क्या है, कुछ प्रश्न है, जैसे निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर संक्षेप में देंगे। क में क्या है, अंग्रेजों को बंगाल में सीमित क्षेत्र में व्यापार करने की इजाजत किसने दी थी? शाहजहां ने दी थी। पलासी का युद्ध का क्या कारण था? कि अंग्रेज नजराना नहीं देते थे, वो शुल्क नहीं चुकाते थे और किलेबंदी और सिक्के का गढ़ना। तो इस तरह से बहुत सारे कारण थे जिसके कारण सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच क्या होता था? मनमुटाव था, और ये मनमुटाव इतना बढ़ा कि वो पलासी के युद्ध के रूप में हुआ, जो युद्ध हुआ था सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच, लेकिन उसमें सिराजुद्दौला की हार हुई थी। अंग्रेज टीपू सुल्तान से क्यों भयभीत थे? क्योंकि वो फ्रांसीसियों से मिलकर अपने सेना का आधुनिकीकरण कर लिया था, जिसके कारण जो अंग्रेज थे थोड़े टीपू सुल्तान से भयभीत रहते थे, उनके तुर्की और फ्रांसीसी संबंध के कारण। झारखंड कंपनी सरकार के संपर्क में कैसे आया? सबसे पहले वो सिंहभूम के तरफ से घुसा। तो बंगाल का 1765 ईस्वी में जब बिहार, बंगाल और उड़ीसा का दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को प्राप्त हुआ, तो उस समय क्या हुआ, जो झारखंड था वो बिहार का हिस्सा था, इस कारण से वे कंपनी के संपर्क में आया। लेकिन फिर भी वहां पर के जो शासक थे, ढाल विद्रोह हुआ, आदिवासी विद्रोह हुआ अंग्रेजों के खिलाफ मानभूम में। तो मानभूम के जो राजा थे जगन्नाथ ढाल, तो उन्होंने क्या किया कि ढाल विद्रोह कर दिया अंग्रेजों के खिलाफ कि हम दीवानी नहीं देंगे, राजस्व नहीं देंगे अंग्रेजों को। नवाब द्वारा अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद स्थानांतरित करने का क्या उद्देश्य था? क्योंकि मुर्शिदाबाद व्यापारिक दृष्टि से ज्यादा उन्नत था, इसी कारण से उनको वहां करना पड़ा। अब है पलासी का युद्ध अंग्रेजों ने किस प्रकार जीता था? उन्होंने मीर जाफर को खरीद लिया था। मीर जाफर क्या कौन था? सिराजुद्दौला का सेनापति था, और वो क्या हो गया था, उसने सिराजुद्दौला से गद्दारी की, और जिसके कारण अंग्रेजों की जीत हुई और सिराजुद्दौला की हार हो गई और उनको युद्ध के बाद मार दिया गया। तो बक्सर का युद्ध का क्या परिणाम हुआ? बक्सर का युद्ध के बाद क्या हो गया, जो
जो मुगल शासक थे शाह आलम द्वितीय, अवध के नवाब शुजा-उद-दौला और मीर कासिम क्या थे, एक पार्टी में थे और दूसरे पार्टी में कौन थे, अंग्रेजों का नेतृत्व कैप्टन मुनरो कर रहे थे। तो इसके बाद क्या हुआ, वे भी बहुत शक्तिशाली थे, लेकिन अंत में अंग्रेजों की जीत हुई और इस जीत के बाद अंग्रेजों की शक्तियों का बहुत ज्यादा विस्तार हुआ। दिल्ली पर शासन करने का मराठों का सपना क्यों टूट गया, क्योंकि उनका जो पलासी का जो तीसरा युद्ध था वे हार गए थे अंग्रेजों से, जिसके कारण मराठाओं का जो राज्य था वो टुकड़ों में बंट गया था, जिससे उनका जो दिल्ली से शासन करने का सपना था मराठों का वो पूरा नहीं हो सका। राज्य हड़प की नीति का क्या परिणाम हुआ, अंग्रेजों के प्रति लोगों का आक्रोश बढ़ गया। राज्य हड़प की नीति में क्या किया जा रहा था, विलय कर दिया जा रहा था। जिस राज्य के वारिस नहीं थे या फिर जिस राज्य में अयोग्य शासन की घोषित कर दे रहा था अंग्रेज की, इस राज्य के शासक योग्य शासक नहीं है और उनके राज्य को हड़प कर लिया जा रहा था। और इसके बाद क्या हुआ, जब राज्य हड़प की नीति आई उसके बाद अंग्रेजों के खिलाफ लोगों का विद्रोह बढ़ने लगा, आक्रोश बढ़ने लगा। तो बंगाल की जो दीवानी मिलने से ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या लाभ हुआ, उनके निःशुल्क क्या हो गया, व्यापार करने लगे। उसके जो अधिकारी थे वे भी उसी में अपने निजी व्यापार को भी करने लगे, जिससे उनका मुनाफा बढ़ने लगा। ठीक है, तो इस तरह से आप लिख लेंगे इसको। आगे आप डिटेल्स पढ़ चुके हैं इसलिए मैं डिटेल्स यहाँ नहीं बताती हूँ, आप उसे कर लेंगे। अब क्या है, लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति के तहत जिन राज्यों पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया था उन राज्यों की सूची बनाना है। ठीक है, ये परियोजना का और ऊपर आया था। ठीक है, जैसे झांसी को भी कर लिया था, अवध को, नागपुर को कर लिया था, तो वे सारे आप कर लेंगे। तो यहीं आज का चैप्टर खत्म होता है, कंप्लीट होता है। इसे आप अच्छी तरह से पढ़ेंगे और समझने का कोशिश करेंगे। तो नेक्स्ट चैप्टर अगले क्लास में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।